हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पारिवारिक साधन या फैमिली रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पारिवारिक साधनों की परिभाषा और महत्व। पारिवारिक साधन क्या होते हैं? पारिवारिक साधन ऐसे उपकरण, गुण और वस्तुएं या फिर योग्यताएं जो कि हमारे पास होती हैं और जिनका उपयोग करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ऐसी चीज़ें पारिवारिक साधन कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में धन है, धन का उपयोग करके हम कोई चीज़ खरीदते हैं या हम अपने इस प्रकार से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो धन क्या हुआ हमारे लिए? पारिवारिक साधन। अब इसका महत्व क्या है? तो पारिवारिक साधनों के उपयोग के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे बड़ा महत्व इसका ये है कि यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर हमको अपने फैमिली रिसोर्सेज का उपयोग करना होगा। परिभाषा में देखेंगे, ग्रॉस एवं क्रेंडल ने बताया था, अच्छे गृह प्रबंध का उद्देश्य परिवार की अधिकतम संतुष्टि के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग करना है। हम अपने घर का व्यवस्थापन अच्छी तरह से करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर हमें अपने पारिवारिक साधनों का उपयोग करना आना चाहिए। अब हम देखेंगे साधनों का वर्गीकरण। साधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय साधन और भौतिक साधन। मानवीय साधन क्या होते हैं? ऐसे साधन जो मानव के अंदर होते हैं या मानव के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें हम मानवीय साधन कहते हैं। इन्हें हम मानव से अलग नहीं कर सकते हैं और ना ही हम इन्हें देख सकते हैं या छू सकते हैं। हम सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं और ना ही हम इनका मापन कर सकते हैं। मानवीय साधन जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे समय। समय एक मानवीय साधन है जो सभी के पास उपलब्ध होता है। इसका उपयोग करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सभी के पास 24 घंटे का समय होता है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कितने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। दूसरा साधन जो है वो है शक्ति। शक्ति भी जो है वो अलग अलग मनुष्यों के पास अलग अलग होती है। ये सभी के पास समान नहीं हो सकती, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, और इनका उपयोग भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करता है। शक्ति को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे हम मान लीजिए हम अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो उसमें जो हमारा बल लग रहा है वो शक्ति है। इसके बाद अगला साधन जो है वो है रुचि। रुचि भी एक मानवीय साधन है। हमारे पास में अलग अलग प्रकार की रुचियाँ होती हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग विषय में रुचि होती है। किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना, किसी की रुचि खाना बनाने में होती है तो किसी की गाने में। इस प्रकार से हर व्यक्ति की रुचि जो है वो अलग अलग होती है और इसी के आधार पर, रुचियों के उपयोग के आधार पर भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की रुचि जिस चीज़ में है वो उसी में अपना आगे प्रोफेशन या अपना व्यवसाय या जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। इसके अलावा अगला मानवीय साधन जो है वो बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, जिसके हिसाब से वो घटनाओं को समझने का प्रयत्न करता है। फिर अगले जो साधन है वो है योग्यताएं। हर व्यक्ति की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। कोई व्यक्ति अच्छी तरह से काम कर सकता है, कोई व्यक्ति पढ़ने में अच्छा होता है, कोई व्यक्ति खेल में अच्छा होता है। तो ये हमारी योग्यताएं होती हैं, ये व्यक्ति के पास अलग अलग उपलब्ध होती हैं। इसके बाद जो अगला मानवीय साधन है वो है कौशल। कौशल यानी कि जब व्यक्ति के अंदर किसी काम करने की योग्यता होती है तो उस योग्यता के आधार पर हम अधिक प्रयत्न करके, बार बार प्रयत्न करके उस योग्यता में कौशल हासिल कर लेते हैं।
तो वो हमारा जो है वो एक मानवीय साधन है, और इस कुशलता के आधार पर हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गृहिणी की कुशलता जो है वो कपड़े सिलने में है, बहुत अच्छे तरीके से वह वस्त्रों की सिलाई कर सकती है, तो वह इस साधन का उपयोग करके अब दूसरे साधन को खरीद सकती है। यानी कि अगर वो वस्त्रों की सिलाई करती है तो उसके आधार पर वह धन को प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार से हम इस साधन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो मानवीय साधन है वो है ज्ञान। ज्ञान भी हर व्यक्तियों का अलग अलग होता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, जिससे कि हम क्योंकि जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसका ज्ञान भी उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। इसका उपयोग करके भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोग जो बीए में हैं या फिर बीएचएससी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और फिर इस ज्ञान अर्जित किए हुए ज्ञान का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यानी कि आप एग्ज़ाम देने के बाद में फिर आप बीए की या बीएचएससी की डिग्री को प्राप्त करेंगे। तो आप अपने मानवीय साधन ज्ञान का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य को यानी कि डिग्री को प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद में अगला जो हमारा लक्ष्य मानवीय साधन है वो है अभिवृत्तियाँ। अभिवृत्तियाँ यानी कि एटीट्यूड। हर व्यक्ति का एटीट्यूड या अभिवृत्तियाँ अलग अलग होती है। कोई जो भी हमारी परिस्थितियों में चेंज होता है उसको हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से अपनाता है। कोई उसको एक्सेप्ट करता है और कोई नहीं कर पाता है। तो ये अभिवृत्तियाँ भी हमारी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से हमने मानवीय साधन के अंतर्गत हमने जो साधन देखे हैं, मानवीय एक बार फिर से दोहराते हैं। मानवीय साधन यानी कि ऐसे साधन जो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं, और ना ही हम इनका मापन कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हैं जैसे कि समय, शक्ति, रुचि, बुद्धिमत्ता, योग्यताएं, कौशल, ज्ञान और अभिवृत्तियाँ। अब इसके बाद जो हमारा साधन होता है दूसरा वो है भौतिक साधन। भौतिक साधन क्या होते हैं? ऐसे साधन जो हमको दिखाई देते हैं, जो मूर्त रूप में होते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी वस्तुएं, धन जो हमको दिखाई देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि भौतिक साधन कौन कौन से होते हैं। भौतिक साधन में सबसे पहले होता है भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ यानी जैसे कि भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो हमें दिखाई देता है। फिर जैसे कि हमारा स्वयं का मकान जिसमें हम रहते हैं वो हमें दिखाई देता है। फिर इसके अलावा जो हम रसोई में या किचन में जो भी हम समय और शक्ति की बचत के उपकरण यूज़ करते हैं वो भी हमारे लिए साधन है, भौतिक साधन है, क्योंकि हम उसका उपयोग करके अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करते हैं। भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमको दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद में अगला जो है जैसे कि कार है। कार का उपयोग भी हम अपने लक्ष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए करते हैं। फिर वस्त्र हैं। वस्त्रों का उपयोग हम अपने आप को ढकने के लिए, सुंदरता प्रदान करने के लिए करते हैं। तो ये सब साधन जो है वो क्या है, भौतिक पदार्थ है, क्योंकि ये हमको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो भौतिक साधन होता है वो है धन। धन जिसका उपयोग करके हम बहुत सारे अपने लक्ष्यों को हम प्राप्त करते हैं, और चूँकि धन भी दिखाई देता है इसलिए ये एक भौतिक साधन है। इसके बाद में जो तीसरा भौतिक साधन है वो है सामुदायिक सुविधाएं या सामुदायिक सेवाएं। कौन कौन सी होंगी? सामुदायिक सुविधाएं जैसे कि वे सुविधाएं जो हमको समाज के द्वारा या राष्ट्र के द्वारा प्रदान की जाती हैं, वो सुविधाएं सामुदायिक सुविधाएं कहलाती हैं। जैसे कि यातायात सेवाएं, परिवहन की सेवाएं, ये जैसे कि बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब सुविधाएं हमें कौन प्रदान करता है? राष्ट्र प्रदान करता है। तो इसका उपयोग करके भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो ये क्या है? ये सामुदायिक सुविधाएं हैं जिनका की उपयोग हमारे अलावा और भी लोग कर सकते हैं। फिर
जैसे कि अगली उदाहरण, जैसे कि विद्यालय या स्कूल या कॉलेज, जिसका उपयोग हम साधन के रूप में करते हैं। जैसे कि आप लोग कॉलेज का उपयोग करते हैं, कॉलेज में आते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये सुविधाएं आपको कौन प्रदान कर रहा है? राज्य प्रदान कर रहा है, समाज प्रदान कर रहा है, राष्ट्र प्रदान कर रहा है। इसलिए ये सामुदायिक सुविधाओं में आता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल्स में जाकर अपना इलाज कराते हैं और फिर उससे हम जल्दी ठीक होते हैं। इसके अलावा जो पानी यूज़ करते हैं, जो बिजली यूज़ कर रहे हैं हम, ये सब भी सामुदायिक सुविधाओं में आती हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे कि लाइब्रेरी है, गार्डन है। इन सब का उपयोग हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये सामुदायिक सुविधा में आती है। अब भौतिक साधन के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले भौतिक पदार्थ में हमने देखा कार, घर, परिधान, समय शक्ति बचत के उपकरण, ये सब क्या है? भौतिक पदार्थ। फिर दूसरा हमने इसमें देखा धन, और तीसरा हमने इसमें देखा सामुदायिक सुविधा। तो ये हमने साधनों का वर्गीकरण देखा। अब इसके बाद हम साधनों की विशेषताएं देखेंगे कि साधनों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता होती है साधन की, कि सभी साधन उपयोगी होते हैं। जितने भी साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो वो सभी साधनों की विशेषता क्या होती है कि वो सभी उपयोगी होते हैं। बिना उपयोग के तो वो साधन ही नहीं होंगे। अगर उसका कोई उपयोग नहीं है तो हम उसको साधन की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा बैंक में धन जमा है और हम जब बैंक में अपना धन जमा करते हैं तो हम उसका उपयोग अपने परिवार की सुरक्षा के लक्ष्य के रूप में करते हैं और उससे हमको एक संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर हम धन का व्यय करते हैं तो व्यय करने की बजाय हमको बचत करने में संतुष्टि मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है बैंक में धन जमा करने का, कि हम अपने परिवार के लक्ष्यों को उससे प्राप्त करेंगे, आगे चल के भविष्य की रक्षा करेंगे। तो इसलिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं ना, उपयोगी हो रहा है वो। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा साधन जो हमारे पास है और हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारी जो योग्यता है और हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए एक महिला डॉक्टर है और उसका एक छोटा बच्चा है, लेकिन वो क्या कर रही है, बच्चे की वजह से वो अपनी योग्यता का उपयोग नहीं कर पा रही। तो फिर जो उसकी योग्यता है, यानी कि जो डॉक्टर है वो उसके लिए साधन के रूप में उपयोग में नहीं आ रहा है, या हम उसको अब साधन नहीं कह सकते। जब हम अपने साधनों का उपयोग करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तभी वह साधनों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी साधन जो है वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। दूसरा जो है, सभी साधन सीमित होते हैं। अब जो जितने भी प्रकार के साधन हैं, चाहे वह मानवीय साधन हो या फिर भौतिक साधन हो, ये साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए समय एक सीमित साधन है। हम सबको 24 घंटे का समय मिलता है, मगर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। एक व्यक्ति 24 घंटे में से अधिकांश समय जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करता है, लेकिन उसी तरफ दूसरा व्यक्ति जो है वो उसी समय का उपयोग सोने में, आलस में करता है, तो फिर उसके लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं। तो साधन सीमित होते हैं, हमारे ऊपर है कि हम उसका उपयोग कैसे करेंगे और हम कैसे अधिक से अधिक उपयोग करके कम से कम साधनों का उपयोग करके हम अपने अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। फिर इसके बाद में शक्ति जो है, शक्ति भी सीमित ही होती है, लेकिन ये अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट विशेषताएं हैं कि साधन एक बार में एक ही स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। साधनों की एक विशेषता होती है
कि एक बार में हम एक ही जगह पर उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ पैसे हैं, उन पैसों का यूज़ हम, जैसे मान लीजिए एक गृहिणी के पास में 500 रुपीज़ है। अब 500 रुपीज़ से अगर मान लीजिए वह कोई वस्त्र खरीदती है, अगर उसने वस्त्र खरीद लिया तो फिर वह जो साधन है उसके पास दोबारा नहीं है, उससे वो और कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। तो कई बार क्या होता है कि साधन जो है वो एक ही जगह पर, स्थान पर हम प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके बाद में है कुछ साधन एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। हाँ, इसके अलावा साधनों की विशेषताएं होती हैं कि कुछ साधन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास में वस्त्र सिलने की योग्यता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए एक गृहिणी है जो बहुत अच्छे वस्त्र सिलती है, उसके पास वस्त्र सिलने का कौशल है। तो ये तो एक साधन हुआ। अब क्या होगा कि वो अपने इस साधन का उपयोग करके दूसरे साधन को प्राप्त कर लेगी। जैसे मान लीजिए बहुत अच्छे से वस्त्र सिलती है, तो वस्त्र सिलेगी, वो वस्त्र सिलने के बाद में क्या करेगी, उससे धन को प्राप्त करेगी। तो इस प्रकार से वह एक साधन का उपयोग दूसरे साधन के स्थान पर कर सकती है। अगर मान लीजिए वही महिला कहीं बाहर काम करती है ना, यानी कि जॉब करती है, तब क्या होगा, अब अगर वो जॉब कर रही है तो अब उसके पास समय नहीं है कि वह वस्त्र सिल सके। तो फिर वो क्या करेगी, अगर उसको वस्त्र सिलना है तो या सिलवाना है, अब वो अपने वस्त्र बाहर सिलवाएगी, है ना, और उसकी जगह पे क्या करेगी, फिर वो धन का उपयोग करेगी। तो इस प्रकार से एक साधन के स्थान पर वो दूसरे साधन का उपयोग कर रही है, या एक दूसरे के स्थान पर वो साधन प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहले उसने क्या किया कि उसके पास कौशल था, समय भी था, तो वह अपने वस्त्र घर में सिल लेती थी, ठीक है, लेकिन अब वो क्या कर रही है, अब वो जॉब कर रही है, उसके पास समय नहीं है, तो वो अपने वस्त्र अब बाहर सिलवाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, फिर उसको दूसरे साधन का उपयोग करना पड़ेगा इसके स्थान पर, कि उसको अब उसकी जगह धन व्यय करना पड़ेगा बाहर सिलवाने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से साधन क्या होता है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, यानी कि कौशल की जगह पे अब हम क्या कर रहे हैं, धन का उपयोग कर रहे हैं। और अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं तो फिर हम अपने वस्त्र खुद सिल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ साधन जो हैं वो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। फिर अगली जो विशेषता है, सभी साधन आपस में संबंधित होते हैं। सभी साधन जो हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित होंगे? जैसे मान लीजिए कोई गृहिणी है, नवविवाहिता है, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, उसका उद्देश्य क्या है कि उसको अब अपना घर सजाना है, ठीक है। घर सजाने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले तो धन की आवश्यकता होगी, उसके बाद में योग्यता की आवश्यकता होगी, और फिर समय की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो तीनों साधन जब तक उसके पास नहीं होंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, तीनों का उपयोग एक दूसरे के साथ मिलाकर करने के बाद में उसको क्या लक्ष्य की प्राप्ति होगी कि वह अपना घर को अच्छी तरह से सजा सकेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए उसके पास इन तीनों में से कोई एक भी साधन उपलब्ध नहीं है, तो फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। जैसे मान लीजिए घर को सजाना है, पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो फिर वो सजावट की वस्तुएं नहीं ला पाएगी, है ना, और फिर अपने घर को नहीं सजा पाएगी। लेकिन इसके बाद यदि मान लीजिए अब पैसे हैं, ठीक है, लेकिन योग्यता नहीं है, अब योग्यता नहीं है तो उसको अपने घर को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे सजाना है, पैसे का कैसे उपयोग करना है कि अपना घर अच्छा व्यवस्थित हो सके, अच्छा सुंदर लग सके, तो ये सब नहीं आएगा।
तो वो अपना, चाहे भले ही उसके पास पैसा ज़्यादा हो, लेकिन अगर उसके पास योग्यता नहीं है तो वो अपने घर को अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं कर पाएगी। अब मान लीजिए कि पैसा भी है और योग्यता भी है, लेकिन समय नहीं है, तो फिर क्या होगा? समय नहीं है तो वो अपने घर को व्यवस्थित नहीं रख पाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि सभी साधन जो है वो आपस में संबंधित होते हैं और सभी साधनों को हमको अच्छी तरह से व्यवस्थित करना आना चाहिए, और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो संबंधित साधन हैं उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में जो अगली विशेषता आती है, बिना व्यवस्थापन के साधनों का प्रयोग संभव नहीं है। हमारे पास में साधन है, हमें उसका ज्ञान भी है कि हमारे पास में कौन कौन से साधन हैं, लेकिन अगर हम उनका उचित तरीके से व्यवस्थापन नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे लिए उन साधनों का उचित महत्व नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने उनका उचित व्यवस्थापन नहीं किए तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सभी साधनों का व्यवस्थापन हमको उचित प्रकार से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे व्यवस्थापन? तो मान लीजिए किसी भी व्यवस्था को हम कर रहे हैं, तो किसी भी व्यवस्था को करने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती है: आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो हमारा लक्ष्य जो भी है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का लक्ष्य है कि आप लोगों को क्या करना है? एग्ज़ाम पास करना है ना? आपको बीए की डिग्री या बीएचएससी की डिग्री प्राप्त करनी है। अब हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। आयोजन कैसे करेंगे? कि आप सबसे पहले, आयोजन मीन्स प्लानिंग करेंगे कि आपका उद्देश्य है, आपका लक्ष्य है कि आपको बीए या बीएचएससी की डिग्री प्राप्त करना है। तो अब आप प्लानिंग करेंगे कि इसके लिए हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप इसके लिए कॉलेज में एडमिशन लेंगे, फिर उसके बाद कॉलेज जाएंगे, वहाँ पर जा कर के आप ज्ञान अर्जित करेंगे, और ज्ञान अर्जित करने के बाद आप उसका उपयोग करेंगे, और फिर आप एग्ज़ाम देंगे, और फिर आप अपनी डिग्री को प्राप्त करेंगे। यह आपकी प्लानिंग है, ठीक है। फिर इसके बाद में अब आपको नियंत्रण करना होगा। अब आप अपने साधन को पहचानेंगे, इसमें साधनों का उपयोग करना है ना, साधनों का व्यवस्थापन करना है। तो प्लानिंग के लिए आपने क्या साधन है आपके पास में, कि आप सबसे पहले आपको कॉलेज का यूज़ करना है ना। कॉलेज एक साधन है, भौतिक साधन है कॉलेज। फिर इसके लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, धन भी भौतिक साधन है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको समय, शक्ति, रुचि, ज्ञान, है ना, इन सब का उपयोग करना है, या आपके मानवीय साधन है। तो इन सब का व्यवस्थापन करना है हमको। मान लें कि हमें अब कॉलेज जाना है, ठीक है, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब आपको कॉलेज जाना है। तो अब आपको समय का व्यवस्थापन करना है कि आपका जो कॉलेज का समय है, उस समय में आपको बाकी काम छोड़ करके और आपको कॉलेज में जाना है। तो आपको उस समय का व्यवस्थापन कॉलेज जाने के लिए करना है। फिर उसके बाद में आपको शक्ति भी उसमें व्यय होगी। उसके बाद आपको ज्ञान का उपयोग करना है, वहाँ पर ज्ञान अर्जित करना है, ठीक है। फिर धन का उपयोग करना है। यदि मान लीजिए आप कॉलेज आपके घर से दूर है, तो आप किस साधन से कॉलेज जाते हैं? यदि आपकी स्वयं का वाहन है या फिर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। कॉलेज जाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, बुक्स खरीदना है, नोट्स बनाना है, इन सब के लिए धन की। तो इनका व्यवस्थापन आप किस तरह से करेंगे, ठीक है ना, कितना धन लगना है। फिर कॉलेज में जाएंगे, आप ज्ञान अर्जन करेंगे, ठीक है। फिर अब नियंत्रण भी करना है, बीच बीच में हमको नियंत्रण भी करना है। नियंत्रण कैसे करेंगे? प्लानिंग कर ली, प्लानिंग शुरू हो गई हमारी, हम कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब हम नियंत्रण करेंगे कि हमारे समय का नियंत्रण करेंगे। मान लीजिए आज हम थोड़ा लेट हो गए कॉलेज जाने में, तो हम क्यों लेट हुए, हम अगले दिन उसको व्यवस्थित करेंगे कि नहीं, हमने जो कल जो काम हमको अब नेक्स्ट समय पे जाना है ना, तो हम इस प्रकार से समय को व्यवस्थित करेंगे। फिर मूल्यांकन करेंगे। अगर मान लीजिए हम आज समय पे नहीं जा पाए, तो हम देखेंगे कि हम क्यों नहीं जा पाए समय पे, हमने उसके पहले क्या क्या काम किए, उसमें से हम कौन सा काम कम कर सकते हैं ताकि हम अपने समय पर कॉलेज जा सकें, है ना। तो फिर हम उसको मैनेज करेंगे, समय का व्यवस्थापन करेंगे कि नहीं, हमें अब इस समय पर
कॉलेज जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम कॉलेज गए, हमने पढ़ाई करी और फिर हम एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद में फिर हम रिजल्ट प्राप्त करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा कोई भी लक्ष्य हो उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो भी साधन है उन साधनों का व्यवस्थापन अच्छी तरह से करना हमें आना चाहिए, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा फिर हम साधनों के द्वारा व्यवस्थापन अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने आज के लेक्चर में पारिवारिक साधन या फैमिली रिसोर्सेज के बारे में जाना। सर इसमें हमने क्या क्या देखा? पारिवारिक साधन क्या होते हैं, उसकी परिभाषा, उसका महत्व। फिर इसके बाद में हमने देखा साधनों का वर्गीकरण। साधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय साधन और भौतिक साधन। मानवीय साधन जो मानव के अंदर होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि समय, शक्ति, रुचि, बुद्धिमत्ता, योग्यताएं, कौशल, ज्ञान और अभिवृत्तियाँ। फिर दूसरा प्रकार साधन का भौतिक साधन। भौतिक साधन जो दिखाई देते हैं, जिनका की उपयोग हम कर सकते हैं, है ना। जैसे कि भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ हमारा घर, कार, वस्त्र, समय और बचत के उपकरण जिनको हम रसोई में यूज़ करते हैं या अन्य काम के लिए करते हैं, ये भौतिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। फिर है धन। धन भी भौतिक साधन है, दिखाई देता है। और तीसरा है सामुदायिक सुविधाएं। सामुदायिक सुविधाएं यानी कि जो हमें समाज के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा प्रदान की जाती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, कॉलेज, स्कूल, विद्यालय, परिवहन के साधन जैसे कि बस, ट्रेन, एरोप्लेन आदि। इसके अलावा गार्डन, लाइब्रेरी, ये सब सामुदायिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद में हमने देखा साधनों की विशेषताएं। तो इसमें हमने देखा सबसे पहली विशेषताएं कि सभी साधन उपयोगी होते हैं और उनका उपयोग अच्छी तरीके से करना। अगर वो साधन उपयोग में नहीं आ रहा है तो फिर हम उनको साधनों की श्रेणी में नहीं रख सकते। दूसरी विशेषता हमने देखी, सभी साधन सीमित होते हैं। सभी साधन सीमित होते हैं, हमको उनकी समय सीमा या उनकी सीमा के अंदर हमको उनका अधिक से अधिक उपयोग करना आना चाहिए। फिर साधन एक बार में एक ही स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अगर हमने अपने साधन का एक बार उपयोग कर लिया है एक जगह पर, तो कई साधन ऐसे होते हैं, जैसे कि धन अगर मान लीजिए हमारे पास सीमित है तो फिर हम उससे एक बार में एक ही लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं और अगले बार के लिए फिर हमें उससे आने का इंतज़ार करना पड़ता है। इसके बाद में कुछ साधन एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ साधन ऐसे हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बताया आपको कि अगर हमारे पास कौशल है तो हम अपने कौशल का उपयोग अपने लिए कर सकते हैं, और अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो फिर हम उस कौशल का उपयोग नहीं करेंगे, तो उसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, धन का उपयोग कर सकते हैं और उस काम को हम बाहर से करवा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने अगली विशेषता देखी कि सभी साधन आपस में संबंधित होते हैं। सभी साधनों का एक दूसरे से संबंध होता है। 2-3 साधन मिलकर के 2-3 साधनों के उपयोग के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनमें से किसी एक का भी साधन उपलब्ध नहीं है तो फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसके बाद हमने अगली विशेषता देखी, बिना व्यवस्थापन के साधनों का प्रयोग संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जो भी हमारे पास साधन है, जो भी हमारे फैमिली रिसोर्सेस हैं, उन सब का हमें व्यवस्थापन करना आना चाहिए। जब हम उनका उचित व्यवस्थापन करते हैं तभी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रही साधनों की विशेषताएं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अब आपको इस संबंध में फैमिली रिसोर्स के बारे में हमने आज जो भी पढ़ा, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट्स कर सकते हैं।
हैं, जिसका कि डेफिनेटली अगले वीडियो में आपको इसका आंसर दिया जाएगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो की जानकारी हो सकती है। ठीक है।